हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी मेन है क्लास 11 के पर्पज से। इसमें से कम 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 में से 1 क्वेश्चन 100% आता ही आता है जब हम क्लास 11 की बात करते हैं। या फिर अगर हमें डायमेंशन याद है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जो ये दे रखा है पार्ट एप्लीकेशंस का, इन्हें आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें डायमेंशंस याद नहीं है या फिजिक्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी कराई थी हमने उनके हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इन डायमेंशनल एनालिसिस को नहीं कर सकते। इसलिए जो डायमेंशन 1, सेकेंड, थर्ड ये 3 पार्ट मैंने कराए थे उनके फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए जिससे हम डायमेंशनल एनालिसिस आसानी से कर सके। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। कैसे हम, अगर हमें कोई एक सिस्टम दे रखा है या फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उसकी कुछ यूनिट दी है, तो उस यूनिट को हमें अनदर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे। ये डायमेंशनल एनालिसिस होती है। कैसे होती है देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी जो होती थी हमारी Q इजिकल टू एन इंटू यू होती थी। किसके बराबर होती थी? Q इजिकल टू एन इंटू यू। एन इज द मैग्नीट्यूड, Q इज द फिजिकल क्वांटिटी, U क्या था हमारा? यूनिट था। ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। N क्या था हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू थी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते थे, या फिर मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड, ठीक। U हमारी क्या थी? यूनिट्स थी। U इज द यूनिट। मान के चलिए जैसे मैंने फोर्स को लिखा, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन निकल के आया है, तो इसका मतलब क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारी यूनिट है, ठीक। और ये यूनिट जो होती थी ये कैसी यूनिट होती थी? एसआई यूनिट होती थी। न्यूटन इज अ एसआई यूनिट। अगर मुझे इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है न्यूटन्स को, तो ये क्या बनेगी अब हमारी डाइन में, ठीक है। ये किस में होनी चाहिए? डाइन में होनी चाहिए। तब हम इस एसआई यूनिट को अनदर यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? डायमेंशंस की सहायता से कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? पहली चीज हमने पढ़ा कि Q बराबर NU, यानी जब कन्वर्जन करेंगे तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये वो पार्ट होगा जिसमें यूनिट गिवन दे रखी होगी। हमें क्या है? गिवन कर रखी होगी या दे रखी होगी, उसके लिए N1U1 का यूज करेंगे। और ये पार्ट वो होगा जहां जिसकी हमें यूनिट निकालनी है या जिस यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है उसके लिए N2U2 होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कोई डायमेंशन फाइंड करते हैं तो ज्यादातर हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस थी वो किसमें की थी? MLT, क्योंकि फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी मेन वो MLT होती थी हमारी, मास, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। मास, लेंथ एंड टाइम, ये 3 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी। अब हम क्या करते हैं, जब इसको लिखते हैं तो एसआई यूनिट M1 L1 T1 इजिकल टू M2 L2 T2। अभी हमने डायमेंशन का यूज नहीं किया। अब इन पे हम पावर लगा देते हैं, A B C, ठीक। ये पावर लगा दी हमने। तो अब इनको हम जब सॉल्व करते हैं हमें पता लग गया ये यूनिट होनी चाहिए, तो N2 इजिकल टू N1, यहां पे लिखते हैं हम M1 अपॉन M2 की पावर A अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन क्या आती है, L1 अपॉन L2 की पावर B, ठीक, T1 अपॉन T2 की पावर C। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम चेंज कर सकते हैं। अब इसको करने का क्या तरीका है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को समझाते हैं। जैसे मुझसे किसी ने कहा, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्थ,
अगर मैं 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर दूं तो कैसे हम इसे निकालेंगे। तो अब 1 जूल यानी ये यूनिट किसकी है, वर्क की। ये किसकी एसआई यूनिट होती है, वर्क की। और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml²T-2। वर्क की डायमेंशन क्या होती है हमारी, ml²T-2 होती है। ठीक, इतना पता लग गया। अब m पे पावर कितनी है, 1, तो a बराबर 1 लेंगे। l पे पावर कितनी है, 2, तो b बराबर 2 लेंगे। t पे पावर कितनी है, -2, तो c बराबर -2। ये हमें पता लग गई। ठीक, अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी है यहाँ, 1। ठीक, तो अब मैंने क्या है, जो एसआई यूनिट थी, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, एमकेएस और सीजीएस दोनों अलग अलग लिखे। ठीक, अब मान के चलिए मुझे पता लगा m1 = किस में है, जूल है, तो केजी में होता है। किस में लिखते थे इसको, वर्क जूल। जूल किस में आता था, वर्क किसके इक्वल होता था, जब वर्क की बात करते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, केजी। L1 = लेंथ है, मीटर में होती है, 1 मीटर के इक्वल मान लिया। T1 = 1 सेकेंड, और N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी दी है, 1 जूल दी है, 1। ठीक, अब इसे सीजीएस में लिखेंगे तो M2 L2 T2 N2। N2 हमें निकालना है। ठीक, M2 बराबर किसके हो जाएगा, ग्राम में हो, ये ग्राम में आता है, ये किस में आता है, 1 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल हो गया, 1 सेकेंड। ये किसके इक्वल हुआ, 1 सेकेंड के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता लगा, हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि ये आसानी से हो जाए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड सेम है। यहाँ पे अगर मिनट दिया होता तो चेंज करते, नहीं, बल्कि ये सेम दे रखे हैं तो यही रहने देंगे। अब हमने यही फॉर्मूला था, N1 U1 = N2 U2 सेम। ठीक, तो डायरेक्ट लिखते हैं, N2 = हमें पता है N1 के होता था M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B। ठीक, T1/T2 की पावर C। अब N1 1 है मेरा, ये 1 kg लिखा हुआ है मैंने, 1 kg अपॉन, पहले यही लिखेंगे 1 ग्राम, ठीक, की पावर A, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर B, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर C। अब इसको कन्वर्ट किया था हमने 1000 ग्राम के, तो यहां लिख सकते हैं 1000 ग्राम के 1 kg होता है मेरा, अपॉन 1 ग्राम। ठीक, पावर क्या है, A पे पावर कितनी है, 1, तो 1, B पे पावर 2 है, तो 1 मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर स्क्वायर। 1 सेकेंड ये सेम ही है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, -2। ये तो अपने आप कट ही जाएगा, 1 1 -2 -2 1 ही रहता है। अब ये कितना आया, 1000 इंटू 100 इंटू 100। ठीक, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल = कितने, किसके होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नीट जेई में, कि 1 जूल = तो 10 की पावर 7 अर्ग। इस तरीके से हम इन फिजिकल जो क्वांटिटी दे रखी है उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये तरीका होता है सबसे अच्छा। एक और क्वेश्चन कराते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, या 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, याद रखना है। अगर कोई पूछे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। और अगर डाइन को कन्वर्ट करें न्यूटन में, तो 1 डाइन = 10 की पावर -5 न्यूटन के होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर। क्या दिया हुआ है, द सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर
क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 72 डाइन, ठीक है, कितना दिया है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये क्या है, मेरी सीजीएस यूनिट है। यहां पे क्या है, ये सीजीएस में दे रखा है, एक्सप्रेस द एसआई यूनिट। हमें किस में निकालना है, ये एक्सप्रेस द एसआई यूनिट, ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन के डायमेंशन और फॉर्मूला। जब तक हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन या फॉर्मूला ना पता होगा तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। पहले सरफेस टेंशन है, T इजिकल टू फॉर्मूला होता था F अपॉन एल, ml T माइनस 2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, तो बचता क्या था हमारे पास mt माइनस 2, ठीक। डायमेंशन क्या बची हमारी, mt माइनस 2 रहेगी, जबकि होता क्या था न्यूटन पर मीटर। अगर देखोगे एसआई यूनिट किस में निकालनी है, न्यूटन पर मीटर में निकालनी है। तो मुझे ये पता लग गया, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, बी की क्या है 0 और सी की क्या है -2, यानी बी से मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। ठीक है ना भाई, बी से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब क्या करना चाहिए हमें, ये पता लग गया। तो सेम सीजीएस और उसके बजाय हम यहां लिखते हैं N2 इजिकल टू N1 M1, यानी M1 देखोगे तो किस में दे रखा है, डाइन में, यानी ग्राम में है। तो M1 को मैंने किस में लिया, ग्राम अपॉन केजी, ठीक है, ग्राम अपॉन केजी, 1 ग्राम और 1 केजी की पावर A। अब L दिया नहीं है तो L को हम लेंगे नहीं, यहां पे सीधे T को लेंगे। तो T1 अपॉन T2, यानी वंस ये तब भी सेकंड में था अब भी सेकंड में रहेगा की पावर -2, यानी B, सॉरी C लेते हैं तो C लिया है तो C, ठीक, ये ले लिया मैंने। अब मुझे पता है ये 1 ग्राम कितने में कन्वर्ट कर, 1 ग्राम अपनी जगह रहेगा 1 अपॉन 1000 केजी की पावर A, ये तो 1 सेकेंड है, 1 अपॉन 1 की पावर -2 आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन 1 की पावर -2, ठीक। अब 72 इंटू 1 अपॉन 1000, N2 बराबर क्या आएगा 72 इंटू 1 अपॉन 1000। अब उसको ऊपर ले जाओगे तो 72 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर, इसकी क्या निकल के आएगी, ये यूनिट निकल के आएगी। यानी जब हमने एसआई यूनिट में एक्सप्रेस किया तो ये कितने के इक्वल आया, 72 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। अगर एक कम करोगे तो 0.72 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन लगाओगे, और कम करना है एक और 10, तो उसमें क्या है डिवाइड करते जाओ तो कम होते जाएंगे, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो सबसे अच्छा क्या है 72 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। अगर इसी क्वेश्चन में हम ये वैल्यू दे देते, देखो ये था मेरा सीजीएस टू एसआई, अगर मैं इसी क्वेश्चन में इस एसआई यूनिट को कन्वर्ट करना है मुझे इसमें डाइन पर सेंटीमीटर में, तो कैसे करते हैं, देखो यहां पे 72 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा था, ठीक, इसको मैं क्या करता, यहां से रिमूव कर देता, क्या करता रिमूव, ठीक। मान के चलिए ये दे रखा है 72 न्यूटन पर मीटर है, तब इसकी सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाता हमारा 1000 अपॉन 1, ठीक है, की पावर 1 और 1 अपॉन 1 की पावर -2, ये तो कैंसिल। अब 72 इंटू 10 की पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर आता है, कितना आता 72 इंटू 10 की पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। अगर हम इस, ये क्या है हमारी एसआई मान लिया, 72 एसआई दिया है, तो उस केस में क्या होगा, और अगर इसी वैल्यू को रखेंगे 72 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1000, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो 10 की पावर -3 नीचे जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल बचेगा 72 डाइन पर सेंटीमीटर, यही निकल के आ रहा है।
ठीक है, अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया एसआई में, एसआई यूनिट को जब यहाँ रखा तो कितना निकल के आ रहा है, यही वाली वैल्यू निकल के आ रही है। तो सीजीएस को एसआई, एसआई को सीजीएस, किसी में भी हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो डायमेंशनल इक्वेशन दे रखी है हमें, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये चेक करने के लिए हम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन क्या निकालते हैं, फिजिकल रिलेशन निकालते हैं। उसे हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। कैसे, अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है और उस फॉर्मूले में आप LHS इजिकल टू RHS द्वारा डायमेंशन प्रूफ करते हो, तो हमारी जो इक्वेशन होती है या फिजिकल रिलेशन होता है वो सही दिया गया है, यानी डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। अगर हो सकता है कोई चीज अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो न्यूमेरिकली रॉन्ग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है न्यूमेरिकली सही हो। ठीक, डायमेंशन में सही है, न्यूमेरिकल रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल टेक्निक आपकी राइट है बिल्कुल, ठीक, तो डायमेंशन उसकी कैसी होगी, बिल्कुल राइट होगी। डायमेंशन कैसी होगी, राइट होगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं डायमेंशन चेक करने के लिए, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है T इजिकल टू 2π√L/g होता है, 2π√L/g होता है, T इजिकल टू 2π√L/g। इसका T इज द टाइम पीरियड, तो T ही डायमेंशन होती है, 2π कांस्टेंट होता था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब L लेंथ है, तो L होती है LT-2, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये पावर है, L से L तो कैंसिल हो गया, 1 की पावर T-2 ऊपर जाएगा, T² की पावर 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, T इजिकल टू T। तो LHS बराबर RHS। हमें यही निकालना होता है कि जो हमारी इक्वेशन दी है LHS बराबर RHS के है, तो जो फिजिकल रिलेशन दिया होता है वो कैसा होता है, हमारा बिल्कुल सही होता है। कैसा होता है, बिल्कुल राइट होता है। जैसे एक और लेते हैं, आइंस्टीन ने इक्वेशन बताई थी E इजिकल टू mc²। E इज द एनर्जी, m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब E की जो डायमेंशन होती थी ml² T-2, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml² T-2। मास m होता है हमारा c², यानी L T-1 का भी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हुआ, ml² T-2 के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये डायमेंशन भी करेक्ट है। LHS बराबर RHS के आ गया, तो ये जो फिजिकल रिलेशन दिया है बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लैम्डा इजिकल टू H/mb। ठीक है, ये डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन दी थी, लैम्डा इजिकल टू H/mb। ठीक, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, m इज द मास, b इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, अगर H की बात करें तो E इजिकल टू H म्यू के होता था। ठीक, E इजिकल टू H म्यू, म्यू इज द फ्रिक्वेंसी, तो इसको लिख सकते हैं H इजिकल टू E/म्यू। तो ml² T-2 इसका होता है, T इनवर्स किसका होता था, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी इजिकल टू 1 टाइम पीरियड के होती थी, तो T1 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 1 होगा, -1 हो जाएगा, ml² T-1। इसकी डायमेंशन क्या होगी, ml² T-1 होगी। अब इसमें रखेंगे वेवलेंथ की डायमेंशन डिस्टेंस के इक्वल होती थी L, H की डायमेंशन क्या होती है, ml² T-1 अपॉन m की अगर बात करते हैं तो m की डायमेंशन क्या होती है, मास की m होती है, LT-1 होती है। m से m गया, एक L से एक L, T से T कट गया, क्या बचेगा, L। तो LHS बराबर किसके आया, RHS के। तो इस तरह से हम क्या है, डायमेंशंस को फाइंड करते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं कि हमारी डायमेंशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये किसके द्वारा होता है, सेकंड एप्लीकेशन द्वारा होता है। अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे, टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन लेने होते हैं, क्वेश्चन द्वारा चेक हमें ड्राइव करना होता है। क्वेश्चन दिया होता है, काफी सारा बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं,
ये हमारे क्वेश्चंस हैं लास्ट, जो ड्राइव टू रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जब निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल रेडियस r टेक डायमेंशनल कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं, तो ये दो क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, फोर्स। क्या एक्सप्रेस करनी है हमें, जो एक्सप्रेस करना होता है उसको यहां लिखते हैं F, फोर्स। ठीक, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हो। क्या क्या दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास m की पावर a, ठीक, मूविंग विद वेलोसिटी b, तो b वेलोसिटी की पावर b ले ली, एंड सर्किल ऑफ रेडियस r की पावर मैंने c ले ली। ठीक है, तो F डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इस पर डिपेंड करता है क्या, हमारा फोर्स। ठीक है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे डिपेंड करेगी हमारी, क्या करेगी, फोर्स। ये लिख लिया मैंने। यहां मैं K भी लिख सकता था, या ये भी लिख सकते हो एक्सप्रेशन में, F इज इक्वल टू K M की पावर A, B की पावर B, R की पावर C। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे। इनकी क्या लेंगे, डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। ठीक है, के कांस्टेंट होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। मास की m की पावर l, वेलोसिटी की बात करते हैं तो LT-1 की पावर b, और अगर r की बात करेंगे यानी डिस्टेंस है, एक तरह से रेडियस है, तो l की पावर c। ये निकल के आती है हमारी। दोनों तरफ हमने क्या किया, डायमेंशन ली। अब दोनों तरफ डायमेंशन लेने के बाद अब m देखेंगे किस किस में आ रहा है, केवल अकेले यहां है a में, तो a लिखा। ठीक, अब यहां देखेंगे कितने m है, 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 के रख देंगे। a इज इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। यहां देखिए m केवल a में आ रहा है और यहां अकेला m है, तो a इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर कर रहे। अब b देखे, l देखेंगे, l b में भी है, c में, तो b प्लस c इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा, क्योंकि ये a में भी है और b में भी है, सॉरी b और c में है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब t का देखेंगे, t क्या है, माइनस b, माइनस का 1 है तो माइनस b, और कहीं t है नहीं। कितना दे रहा है, -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर कितना आया, 2। ठीक, अब a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, तो c बराबर कितना होगा, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू -1। ठीक, अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पे, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ma की बात करेंगे तो ma का मतलब हो गया m इंटू 1 प्लस b की पावर पे b था तो स्क्वायर इंटू r की पावर पे -1 है, तो ये लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं k के साथ लिखें तो f इज इक्वल टू k बराबर 1 दे रखा है, तो इसको छोड़ देते m b स्क्वायर अपॉन r। तो यही एक्सप्रेशन हमें निकालना था, F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अगर K 1 ना दिया होता तो लिखते F इज इक्वल टू K एम बी स्क्वायर अपॉन आर के, क्योंकि K इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये किसके इक्वल दिया है, जब K 1 के है तो ये इक्वेशन लिखेंगे। अगर K 1 के इक्वल ना दिया होता तो F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर लिखते। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं। रिलेशनशिप निकालने में भी हमें क्या आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी, इस तरह की इनमें जो लीनियर इक्वेशन है वो बनेगी, उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। जो भी लीनियर इक्वेशन बनती है उन्हें हमें सॉल्व करना होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड अपॉन, यानी जो म्यू है साफ कह रहा है कि म्यू इज इक्वल टू, डिपेंड किस पे कर रही है, कांस्टेंट। पहले हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं के, इसके बाद अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप, यानी रेडियस आर है तो इसकी पावर ए लेंगे। अब डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी रो है, इसकी पावर क्या होगी बी,
एंड सरफेस टेंशन S ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस टेंशन S लिया गया है तो इसकी पावर क्या होगी C। ठीक, तो एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर म्यू डायमेंशनली। म्यू हमें निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, म्यू। ये मैंने लिख लिया। ये सबसे पहली इक्वेशन क्या है, ये बनाना है हमें। ये बन गया अब हमारा। इसके बाद हमें इन दोनों तरफ डायमेंशन लिखनी होती है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती थी, टी इनवर्स, हमने पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड के, तो टी इनवर्स के कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब रेडियस r है, तो r का a डेंसिटी ml-3 होती थी। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, किसके इक्वल है, b। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल होता था, तो mt-2। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती थी, mt-2 की पावर c। ठीक, ये डायमेंशन हमने लिख दी। अब कंपेयर करेंगे पहले m को। m किस किस में, b और c में। तो b प्लस c इज इक्वल टू किसके होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे m है नहीं। इस साइड में देखोगे mlt माइनस, अगर देखें तो m यहाँ नहीं है। अब l को देखेंगे, l किस किस में, a में है। माइनस का 3b इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी l रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब t को देखेंगे, t यहाँ पे ही है केवल, -2c इज इक्वल टू -1 के दिया है। देखो -2c, ठीक है, ये कितना है, टी इनवर्स, यानी -1 का दिया है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। इसका मतलब है c हमारा कितना आया यहाँ पे, 1/2, यानी रूट में वैल्यू आने के चांस है। ठीक, अब b प्लस c है, तो b प्लस 1/2, c की वैल्यू आई 0, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1/2। b भी मिल गया हमें, माइनस का 1/2 आ रहा है, यानी ये इक्वेशन और होती जा रही है। अब a-3b में रखेंगे, 3b बराबर 0 था, तो a-3 इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, कितना होगा, a-3 इंटू माइनस का 1/2। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहां पे क्या आएगा, अब आपका देखो, ये माइनस का 1/2 इंटू -3/2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। यानी दो इक्वेशन किस में आ गई हमारी, माइनस में आ गई। दो इक्वेशन थी वो किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो इसका जब रिलेशनशिप लिखोगे तो म्यू इज इक्वल टू के आर ए, यानी a की वैल्यू -3/2, तो r -3/2, रो यानी b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू माइनस का 1/2 है। ठीक, s की वैल्यू 1/2 है, कितनी आई, 1/2। तो इससे क्या निकलेगा, म्यू इज इक्वल टू के। अब देखिए s 1/2, तो रूट ले सकता हूं मैं, s अपॉन रो -1/2 है, तो रो यहां ले लिया, r -3/2 है, तो इसको लिख सकता हूं r3। ठीक, क्या लिख सकता हूं, r -3/2 r3। तो ये रिलेशनशिप निकल के आएगी, म्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आई, के रूट s अपॉन रो r3। डायमेंशन से हमने क्या किया, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी थी उनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाली और उससे एक फॉर्मूला जनरेट होके आया, रो इज इक्वल टू के रूट s अपॉन रो r3। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जब भी हम बात करेंगे, ठीक है ना, ये टॉपिक कंप्लीट है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पूरी तरह हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक टॉपिक और करेंगे हम, क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद एक लेक्चर में इसके ही न्यूमेरिकल, अच्छे जो न्यूमेरिकल है, कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल करेंगे और ये यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, उसके बाद 2 लेक्चर्स में अब ये यूनिट फिनिश हो जाएगी।